Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का डिफरेंस बिटवीन सीरीज का पार्ट 6. सो इन प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देखा था इसी सीरीज का पार्ट 5. है क्या ये सीरीज? इस सीरीज में हमने पूरे टॉपिक्स जो कि आपके बुक में, आपके सिलेबस में डिफरेंस बिटवीन से रिलेटेड हैं, उन सबको इकट्ठे ला के कवर किया है. 5th चैप्टर तक हमारा पिछले पार्ट में कंप्लीट हो गया था. ठीक है, किसी भी स्टूडेंट ने अगर अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, फट से जाके देख लो. यहाँ हम देखने वाले हैं पार्ट 6. लेकिन कायदे से देखा जाए तो इसमें चैप्टर 6 के डिफरेंस बिटवीन होने चाहिए थे, बट आपके चैप्टर 6 में कोई भी डिफरेंस बिटवीन वाला टॉपिक था ही नहीं. इस वजह से अब हमने क्या किया है, इसमें चैप्टर 7 के डिफरेंस बिटवीन रखे हैं. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको चैप्टर 7 में जितने भी डिफरेंस बिटवीन होंगे वो सारे के सारे एक साथ मिल जाएंगे. माइंड यू गाइस, 6th चैप्टर में कोई भी डिफरेंस बिटवीन का टॉपिक नहीं है. और यहाँ 7th में जो फर्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन है वो है ऑनर्स फंड और बोरोड फंड के बीच में. और इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से. चलिए, मैंने ना अपने एग्जाम्पल्स में अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, एट टाइम्स अपनी मॉम को, अपने भाई को, सबको लिया है. लेकिन एक इंसान जो अभी तक मेरे एग्जाम्पल्स का पार्ट नहीं बन पाया वो है मेरी बहन. तो आज हम लेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल मेरी बहन का. सो ये देखिए, ये है मेरी बहन. उनका घर का नाम, मतलब निकनेम है पूजा. ओके, और ये हूँ मैं, और मेरा घर का और बाहर का एक ही नाम है, दैट इज पायल. वैसे मेरे घर के कुछ नाम हैं लेकिन वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ही अनशंट से हैं. ठीक है, मेरी बहन हमेशा खुश खुश रहने वालों में से है और मैं हमेशा सड़ी सड़ी सी रहती हूँ. ठीक है, अब देखो, मेरी जो बहन है वो मुझसे बड़ी है. ठीक है, इट्स लाइक 4-5 ईयर्स का डिफरेंस है हमारे बीच में. तो जब वो मुझे कोई चीज़ देती है, फॉर से हम दोनों को ना कपड़े यूजुअली एक साइज़ के आ जाते हैं, तो एक्सचेंज चलता रहता है हमारे बीच में. तो जब वो अपना कोई भी कपड़ा, फॉर से कोई टॉप है, कोई ड्रेस है, कोई कुछ है, कुछ भी वो नई चीज़ लेती है, नहीं पहना मेरे लिए उठा के ले आती है. कोई बैग वगैरह है, उसको कहीं से मिला, बहुत बेहतरीन है, वो नहीं यूज़ करी, वो मेरे लिए उठा के ले आती है. ऐसा रहता है. ठीक है, बड़ी बहनें होती है ऐसी. सो पूजा दीदी क्या करती हैं, अपना सारा सामान जो भी मुझे देना होता है दे देती है. फर्स्ट से क्लोथ्स का यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं. जब उनकी शादी हुई थी, शादी से पहले उनके जितने भी कपड़े थे, उनकी शादी होते वो सारे कपड़े मेरे हो गए थे क्योंकि उन्होंने नए खरीदे थे. सो ऐसा सिलसिला है हमारे बीच में. सो पूजा दीदी अपने क्लोथ्स अक्सर मुझे दे देती हैं जो भी बढ़िया बढ़िया होते हैं, और मैं बढ़िया बढ़िया ही लेती हूँ उसमें से. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या वो क्लोथ्स मैं वापस करती हूँ कभी? लाइन सही नहीं बनी. क्या वो क्लोथ्स मैं कभी वापस करती हूँ? तो उसका आंसर है नो. भाई मैं लेती उनसे वो क्लोथ्स हूँ जो मुझे पसंद आते हैं, जो बढ़िया होते हैं. ठीक है, अब जो चीज़ मुझे पसंद आ गई वो मैं वापस दूंगी? कतई ही नहीं दूंगी. और उसके बाद मेरी बहन भी कभी मेंशन तक नहीं करती कि पायल यू टुक दिस पर्टिकुलर टॉप फ्रॉम मी, डू यू रिमेंबर, गिव इट बैक टू मी. नहीं, कभी नहीं करती. बड़ी बहन है, सैक्रिफाइसिंग नेचर है, ऐसा सब. ओके, सो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1. ओके, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें मेरी बड़ी बहन मुझे कपड़े देती है, तो वो कपड़े मैं उन्हें कभी भी वापस नहीं देती और उन कपड़ों को मैं ऐसे इस्तेमाल करती हूँ जैसे वो कपड़े मेरे ही हैं. अब लेते हैं हम सेकेंड एग्जाम्पल. अगेन ये मेरी बहन है और ये मैं हूँ. अब थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं. थोड़ा सा क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं. ये वो सिनेरियो है जब मैं उनको अपने कपड़े दे रही हूँ. ये मैं कभी खुद से नहीं देती हूँ.
मेरी मम्मी मुझे बोलती है देने के लिए, ठीक है। मेरी मम्मी कभी कभी बोलती है अरे तेरी बहन को उस ट्रिप पे जाना है, उसको वो दे दे अपना, तेरा वो वाला अच्छा है। अभी जैसे उसको सर्दियों में कहीं घूमने जाना था अपने हस्बैंड के साथ, तो मैंने उन्हीं टाइम में मतलब थोड़े नए ब्लेजर्स वगैरह लिए थे और भी बहुत सारी चीज़ें ली थी, और मैं मिलने वाली थी अपनी बहन से। तो माई मॉम आस्क्ड मी कि तू अपनी जितने भी नई चीज़ें हैं वो सारी लेके जा और उनको दे के आना, क्योंकि वो घूमने में इस्तेमाल कर लेंगे। मुझे फोर्सफुली ऐसा करना पड़ा, ठीक है। सो यहाँ मैं दे रही हूँ अपने क्लोथ्स अपनी बहन को। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या वो क्लोथ्स मेरे पास वापस आते हैं? क्या वो क्लोथ्स मेरे पास वापस आते हैं? इसका आंसर है यस। आई मेक श्योर कि वो क्लोथ्स मेरे पास वापस आए। लाइक आई गेव हर माई, अभी मैंने एक ना H&M की हुडी ली थी, तो मैंने वो उसको दी थी घूमने जाने के लिए। तो मैंने उसको परसों नर्सरी ही कॉल करके बोला कि आई एम कमिंग अगेन है, मेरे वो वाली हुडी तैयार रखना, मेरे को वापस चाहिए। और इवन इफ वो कभी फ़ोटोज़ भी डालती हैं उन कपड़ों के साथ जो उसने मेरे पहने होते हैं, तो मैं उस फोटो के नीचे लिखती हूँ क्लोथ्स क्रेडिट तो दे दो मुझे। तो मतलब आई मेक श्योर कि मेरे को मेरे क्लोथ्स ना सिर्फ वापस मिले, बट एट द सेम टाइम आई मेक श्योर दिस थिंग कि मैं सामने वाले को एहसास दिलाऊं कि मैंने तुम्हें ये उधारी पे दिए हैं। क्या समझे? ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। क्या समझे? ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। पहले दोबारा से फर्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। ये मेरी बड़ी बहन है, ये मैं हूँ। मेरी बड़ी बहन कभी भी मुझे क्लोथ्स देती है, वो क्लोथ्स मैं कभी भी उनको वापस नहीं देती हूँ, और आई यूज़ इट एज लाइक दीज क्लोथ्स आर माई ओन, ठीक है। वेयरएज यहाँ पे अगर मैं कभी अपनी बहन को अपने क्लोथ्स देती हूँ, तो मैं वो क्लोथ्स ना सिर्फ उनसे वापस लेती हूँ, बट एट द सेम टाइम आई मेक श्योर कि मैं सबको ये बता सकूँ कि इसने मेरे कपड़े पहने हुए हैं। इवन कभी कभी वो मेरे सूट वगैरह जो होते हैं ना, और मैं जो रखने के लिए देती हूँ ऐसे देती हूँ जो मैं यूजुअली नहीं पहनती, ठीक है। तो मैं जब भी देती हूँ और वो कहीं पहन के बैठी हुई है, तो मैं बोलती अरे ये वही है ना जो मैंने दिया था। आई नो मैं बहुत ही क्रूर इंसान हूँ, बट मुझे बड़ा मज़ा आता है ये करने में। सो मैं उसको क्लोथ्स वापस ले लेती हूँ अपने वाले, एंड एट द सेम टाइम मेक श्योर करती हूँ कि सबको पता चले वो क्लोथ्स मेरे हैं, ठीक है। तो मतलब बोरोड हैं उसकी तरफ से, वो उसको हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब आप बोलेंगे मैम आप तो अपनी घरेलू कहानियां ही सुनाती रहती हो कॉन्सेप्ट समझाने के बजाय। बेटा देखो, यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट ही समझा रही थी। कौन सा कॉन्सेप्ट समझा रही थी? ये था हमारा ऑनर्स फंड वाला कॉन्सेप्ट, और ये था हमारा बोरोड फंड वाला कॉन्सेप्ट। कैसे मैम? ये क्या हुआ? कपड़ों का लेन देन, बोरोड फंड, कैसे क्या? देखो इस एग्जाम्पल में ये जो इंसान है जिसको मैंने अपनी बहन बोला है, ये बन जाती हैं शेयर होल्डर। ये क्लोथ्स की जगह मुझे देती हैं फंड्स। क्या ये फंड्स मैं इनको वापस देती हूं? नहीं देती हूं। बस मेरी कंपनी की ऑनरशिप हल्की फुल्की इनके पास चली जाती है, जितना भी इन्होंने पैसा दिया होता है। तो ऑनर्स फंड में कोई इंसान जब आपको पैसे देता है तो वो आपसे वो पैसे वापस नहीं मांगता है, और बस उसके बदले ऑनरशिप मांग लेता है। यहाँ पे मेरी बहन अपना वो बहनों वाला प्यार मुझसे मांग रही है। क्या फंड्स वापस मिल रहे हैं उसको? नहीं मिल रहे। वो मुझे फंड्स दे के सिर्फ क्या बन रही है? बड़ी बहन का फर्ज निभा रही है, बड़ी बहन का टैगलाइन निभा रही है। तो ये शेयर होल्डर बन रही है फंड्स दे के, एंड मेरी कंपनी में इसको क्या है? ऑनरशिप मिल रही है, बट वो पैसा जो उसने लगाया है वो वापस नहीं मिल रहा है। बट वहीं पे अगर बात करें इस एग्जाम्पल की, यहाँ पे मैंने फंड्स दिए, आई मेड श्योर कि मुझे वो फंड्स वापस मिले। मैंने बोला ना क्लोथ्स में वापस लेती हूँ अपने देने के बाद, तो फंड्स दिए मैंने तो फंड्स वापस लेती हूँ। एंड उसके अलावा मैंने ये भी मेंशन किया कि मैं मेक श्योर करती हूँ सबको पता चले ये मेरे कपड़े हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी एक्स्ट्रा अलग से आपको पे करना पड़ता है। पैसे तो जितने तुमने लगाए होते हैं वो तुम्हें वापस मिलते ही मिलते हैं, एट द सेम टाइम इंटरेस्ट भी मिलता है। सो अगर ये वो इंसान है जो आपको फंड्स दे रहा है, बोरोड फंड्स दे रहा है, तो ये इंसान अपने फंड्स वापस भी लेगा, एंड एट द सेम टाइम इंटरेस्ट भी आपसे चार्ज करेगा। क्या समझे? एक बार फिर से समराइज कर रही हूं। ऑनर्स फंड में
कोई इंसान अगर दूसरे इंसान को पैसे देता है तो वो पैसे दूसरा इंसान इसको वापस नहीं देता है, बस अपनी कंपनी में थोड़े से शेयर्स दे देता है और ओनरशिप ये इंसान ले लेता है। ये हो गया ऑनर्स फंड। वहीं पे बोरोड फंड्स में ये इंसान अगर इसको फंड्स दे रहा है तो ये इंसान ये फंड्स उसे वापस भी करता है, और एट द सेम टाइम इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन अलग से लगती है। 100 रुपये अगर आप किसी से उधारी पे लेते हैं तो ना सिर्फ आप उनको 100 रुपये वापस करते हैं बल्कि 10 रुपये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का भी देते हैं, तो 110 रुपये आपको वापस मिलेंगे अगर आपने किसी को बोरोड फंड का दिया हुआ है तो। वहीं पे अगर हम किसी से 100 रुपये लेते हैं ऑनर्स फंड के चलते हुए तो हम उसे 100 रुपये वापस कभी नहीं करते हैं, हम यूजुअली उसका क्या करते हैं ऑनरशिप रीइंस्टेट कर लेते हैं। बट एक चीज़ है कि अगर वाइंडिंग अप हो रहा है और थोड़ा बहुत बच जाता है हमारे पास तो हाँ हो सकता है कि फंड्स हम वापस करते हैं, बट मैक्सिमम सिनेरियो में फंड्स वापस नहीं किए जाते हैं। तो ऑनर्स फंड में कोई वापसी नहीं होती फंड्स की। बोरोड फंड में क्योंकि वो उधारी वाला पैसा होता है तो उधारी तो आपको चुकानी ही पड़ेगी किसी ना किसी दिन, एंड एट द सेम टाइम इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी बॉन्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप ये एग्जाम्पल से आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। चलिए अब आपको डिफरेंसेस बता देती हूँ, यहाँ आ जाइए। चलिए यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट है बेसिस में वो है मीनिंग। मीनिंग क्या बोलता है? मीनिंग ऑनर फंड में बोलता है, ऑनर्स फंड होता है यूजुअली वैसे ये, It refers to the funds contributed by honors as well as retained earnings. ऑनर्स फंड में आती हैं हमारी एक तो वो फंड जो कि ऑनर्स द्वारा कंट्रीब्यूटेड होता है, कहने का मतलब है ऐसे लोग जो शेयर होल्डर्स बने हैं कंपनी के, क्योंकि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ऑनर्स ही तो होते हैं कंपनी के देखा जाए तो, राइट। किसी भी बच्चे को अगर कोई भी कंफ्यूजन है, बार बार बता चुकी हूँ मैं, एक इंसान जो कंपनी को पैसा देता है और उसके बदले में शेयर्स खरीदता है वो कंपनी का ऑनर बन जाता है, क्योंकि शेयर्स की ऑनरशिप वैल्यू होती है। उसको शेयर होल्डर भी बोला जाता है, वो स्टेक होल्डर में भी आता है और वो मेंबर भी होता है। ठीक है, तो मेंबर, ऑनर, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाँ, स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर के अलावा और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल टू लगा सकते हैं आप दोनों टर्म्स के बीच में, नहीं। स्टेक होल्डर एक बड़ी टर्म है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, शेयर होल्डर एक ऐसी छोटी टर्म है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वो इंसान आता है जिसने कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं। ठीक है, तो किसी भी नाम से जान लो, बात सेम ही है। दूसरा है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का क्या मतलब होता है? मेरी कंपनी बहुत सालों से चल रही थी, मेरी कंपनी ने बहुत सालों से बहुत सारा प्रॉफिट कमाया और वो सारा का सारा प्रॉफिट मैंने सेव करते रखता हुआ, मतलब अपने पास रखा हुआ है सेव करके, उसको मैं बार बार कंपनी में ही इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। मतलब वो पैसा जो कि हमारा अर्न हुआ था बट हमने उसको कंपनी में रिटेन करके रख लिया, बांटा नहीं लोगों के बीच में। ठीक है, देन उसके बाद बोरोड फंड्स में ये बोलते हैं, इट रेफर्स टू द बोरोइंग्स ऑफ द फंड, इट इंक्लूड्स ऑल द फंड्स अवेलेबल बाय वे ऑफ लोन और क्रेडिट। जो हम उधारी पे पैसा लेते हैं वो हमारा बोरोड फंड में आता है। जैसे कि डिबेंचर से, डिबेंचर क्या है? एक उधारी है। बॉन्ड से, बॉन्ड क्या है? एक उधारी है। लोन क्या है? एक उधारी है। तो ऐसी हर एक जरिया जहाँ से हम क्रेडिट पे, उधारी पे सामान लेते हैं उसको हम बोरोड फंड बोलते हैं। ऑनर्स फंड में नेक्स्ट है टाइम पीरियड। ऑनर फंड इज अ सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल। टाइम पीरियड कुछ नहीं होता यहाँ पे, ये परमानेंट कैपिटल होता है। एक बार बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ तो मतलब लगा ही रहेगा। अब यहाँ एक जो क्वेश्चन बच्चों का अक्सर आता है वो ये कि मैम अगर कोई इंसान है, यहाँ पे आ जाइए मैम, अगर कोई इंसान है उसने अगर कंपनी में पैसा लगाया है, एक इंसान है जिसने कंपनी में पैसा लगाया है और हम इस पैसे को परमानेंट कैपिटल बोल रहे हैं, तो मैम क्या ये इंसान अपना पैसा निकाल नहीं सकता कंपनी से कभी भी? फॉर से ये इंसान तुम ही हो, ठीक है, तुमने एक कंपनी में पैसा लगाया, ठीक है, और तुमने एक मतलब किस वे से लगाया? शेयर्स परचेज करके, शेयर्स परचेज करके इस कंपनी में पैसा लगाया। तो अब क्या तुम अपना पैसा निकाल नहीं सकते? क्योंकि शेयर्स में जो पैसा लगता है वो तो परमानेंट कैपिटल होता है, ये तो कंपनी से निकाला नहीं जा सकता है। तो हाउ कम तुम अपना पैसा निकालोगे? या फिर तुम्हें रखना पड़ेगा उस कंपनी में हमेशा के लिए अपना पैसा? ये अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। आपको हमेशा अपना पैसा वहां रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आपने कंपनी में पैसा लगाया शेयर्स की वजह से, कंपनी ने वो पैसा रिटेन कर लिया परमानेंट कैपिटल के फॉर्म में।
अब आप ये शेयर्स कंपनी को नहीं बेच सकते हो, मतलब कंपनी से वापस अपना पैसा नहीं मांग सकते हो, लेकिन आप ये शेयर किसी थर्ड पर्सन को तो बेच सकते हो। ये थर्ड पर्सन के पास शेयर चले जाएंगे और आपके पास पैसा आ जाएगा। तो मिल तो गया आपको आपका पैसा वापस। क्या समझे? मैंने बोला आप ये थे, आपने कंपनी के शेयर्स खरीद के उससे पैसे, मतलब उसमें पैसा इन्वेस्ट किया था। अब कंपनी ने बोल दिया कि भैया ये शेयर्स तो हमारे क्या परमानेंट कैपिटल लाने वाले हैं, तो ये परमानेंट कैपिटल हो चुकी है जिसे हम कंपनी से वापस नहीं देंगे। सिंपल सी बात है। तो क्या हमेशा ऐसी जबरदस्ती है कि आपको पैसा अड़ा के रखना पड़ेगा बिजनेस में? तो ऐसा नहीं है। ये शेयर्स आप कंपनी को वापस नहीं बेच रहे, क्योंकि अगर आप कंपनी को वापस बेचते तो कंपनी को परमानेंट कैपिटल आपको वापस देनी पड़ती, बट परमानेंट कैपिटल तो वापस नहीं मिलती है। तो इसलिए ये पैसा आप किससे लेंगे? किसी थर्ड पर्सन से लेंगे, उसको आप शेयर्स बेचेंगे, वो फिर शेयर होल्डर बन जाएगा और वो आपको पैसे दे देगा। लेकिन कंपनी में आपके जो पैसे गए हुए थे वो तो जाएंगे, मतलब गए ही रहेंगे हमेशा के लिए। बस अब ऑनरशिप आपके ना हाथ में होके किसी और के हाथ में हो गई है। ठीक है, ऐसे रहता है। चलिए वापस आ जाइए। बोरोड फंड इज फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। हमेशा कोई भी इंसान उधारी देता है तो सबसे पहला क्वेश्चन उसका यही होता है कि वापस कब मिलेंगे। मेरे से अगर कोई इंसान पैसे मांगता है तो मैं उससे पहले यही पूछती हूँ कि व्हाट डू यू थिंक, तो मुझे कब तक रिटर्न कर पाओगे। ठीक है, तो उधारी हमेशा एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होती है। जैसे डिबेंचर्स 10 साल के लिए हैं, 5 साल के लिए हैं, तो 5 साल बाद मतलब तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस मिलने वाला है और 5 सालों तक तुम्हें इंटरेस्ट मिलता रहेगा। सिक्योरिटी की बात करें, नो सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड विद ऑनर फंड। यहाँ पे सिक्योरिटी एसेट्स रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि पैसा देके आप कंपनी के क्या बनते हैं, ऑनर ही बनते हैं। लेकिन बोरोड फंड्स में हमेशा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब ये है, देखो मैं गई बैंक के पास, मैंने बोला बैंक लोन दे दो। बैंक ने बोला ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कल तुम हमारे से पैसे लेके भाग गई तो हमारे पास क्या रहेगा। और वैसे ही हमारे देश में तो केसेस भी बड़े हो रहे हैं, कभी कोई मोदी तो कभी कोई माल्या पैसे लेके भागी रहे हैं। बैंक के जो मैनेजर्स हैं वही सारे उसमें आ रहे हैं, मतलब घपलों में इंक्लूडेड आ रहे हैं, इन्वॉल्व आ रहे हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे उनको ये संतुष्टि देंगी कि कल अगर हम भाग जाते हैं तो हमारे पीछे हमारी ये प्रॉपर्टी है, आप बेच के अपना काम चला सकते हैं। ऐसे ही नीरव मोदी भी ना अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ मॉर्टगेज पे रख के गया था, ठीक है, कोलैटरल के रूप में। जब वो गया और बैंक वालों ने, मतलब बैंक वालों ने क्या, पुलिस वालों ने और जो भी कार्रवाई करने वाले लोग थे उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी तोड़ने की कोशिश की ना, तो उसमें बम ब्लास्ट भी किया, तब भी उसकी प्रॉपर्टी पता नहीं किस चीज़ से बनी हुई थी, वो हो ही नहीं रही थी, टूट ही नहीं रही थी, क्रैक्स भी नहीं आ रहे थे, मतलब उसका इतना स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ था। मैंने न्यूज़ चैनल में देखा था किसी में। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, क्योंकि वो सिक्योरिटी थोड़ी बहुत रख के गया था तो थोड़ा बहुत बैंक को यूँ लगा होगा कि हाँ चलो हल्का फुल्का हमें रिलैक्सेशन मिल गया, बट क्या पूरा मिला वो तो चलो अब अलग बात है, जो भी है ठीक है, इसको छोड़ दो, अलग सिनेरियो है। बट नॉर्मल सिनेरियो में हम जैसे आम जैसे इंसान होते हैं, हम लोगों से बैंक पहले सिक्योरिटी मांगता है, उसके बाद ही हमें कुछ देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंट्रोल। ऑनर फंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स कंट्रोल द कंपनी। भाई ऑनर्स फंड जो लेते हैं वो क्या बन जाते हैं, कंपनी के ऑनर्स बन जाते हैं। कंपनी के ऑनर्स तुम हो, कंपनी में तुम्हारा पैसा लगा हुआ है, तो क्या तुम्हारी सुनी नहीं जाएगी? बिल्कुल सुनी जाएगी। तो तुम्हारे को कंट्रोल मिल जाता है कंपनी का। अब ऑब्वियसली कंट्रोल कितना बड़ा मिलेगा, कितना मेजर अमाउंट का मिलेगा, वो डिपेंड करता है तुमने पैसा कितना लगाया है। अगर तुमने लगाए हैं 2-3 शेयर्स के पैसे, तो भाई उसके बाद तुम एक्सपेक्ट करो कि मेरी सारी बातें सुनी जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा भाई। कंपनी ने अगर 2 लाख शेयर्स इशू किए हुए हैं और उसमें से 3 शेयर तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हारे पास उतनी ही इज्जत होगी जितनी 3 शेयर होल्ड करने वाले के पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोरोड फंड की बात करें तो बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर डू नॉट गेट द राइट टू कंट्रोल। ये ऑब्वियसली उधारी देने वाले इंसान है, भैया उधारी पे पैसा दें, उसके बाद पैसा भी वापस लें, इंटरेस्ट भी लें और कंट्रोल भी लें हमारे बिजनेस का, ये तो हो नहीं पाएगा। ये लोग अच्छे हैं, मतलब बहुत ही वैसे नेचर के हैं कि हमें पैसे दे रहे हैं हमेशा के लिए रखने के लिए, तो हमने बदले में इनको कंट्रोल दे दिया। तुम तो हमसे इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस लोगे, उसके बाद तुम्हें हमारी कंपनी का कंट्रोल भी चाहिए, ये हम नहीं देंगे। तो यहाँ बोरोड फंड देने वाले इंसानों को हम कंपनी का कंट्रोल नहीं देते हैं। ठीक है, वेरएज यहाँ पे हम कंट्रोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट है सोर्सेस। The sources of honor fund are share capital, retained earning, GDR, ADR, IDR.
कैपिटल जो शेयर कैपिटल है वो ऑनर्स फंड का सोर्स है, रिटेन अर्निंग सोर्स है, GDR, ADR, IDR। आई होप ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, नहीं पढ़ी हैं तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस बनी हुई हैं, जाके देख लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी लगती हैं, आई डोंट नो वाई स्टूडेंट्स को, तो जाके एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। द सोर्सेज ऑफ बोरोड फंड्स आर डिबेंचर्स, लोन्स, ट्रेड क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। हर वो चीज़ जो कि बोरोड वे में मांगी जाती है, उधारी पे ली जाती है, उसको हम बोरोड फंड में काउंट करते हैं। राइट टू रिटर्न, ऑनर फंड सिक्योरिटी होल्डर हैव नो राइट टू गेट रेगुलर रिटर्न। ये बोलते हैं कि भैया अगर आपने किसी कंपनी में शेयर्स परचेज करके ऑनर्स फंड में कंट्रीब्यूट करा है तो सामने वाले कंपनी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपको कोई भी तरह का रिटर्न देने की। डिविडेंड भी वो तब देते हैं जब उनकी नीयत होती है देने की, उनका मन होता है देने का, उनको अच्छे खासे प्रॉफिट मिले होता है तो देते हैं, अदरवाइज डिविडेंड भी ऐसा कोई ऑब्लिगेटरी चीज़ नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू बोरोड फंड, यहाँ पे आपको इनको इंटरेस्ट देना पड़ता है नो मैटर व्हाट। भाई अब मान लीजिए आपने किसी बैंक से लोन लिया है, बैंक अपना लोन वाला अमाउंट तो वापस लेगा, ऊपर से इंटरेस्ट भी लेगा। अब तुम बोलो उसको कि नहीं नहीं हमने तो इस बार इतना कमाया ही नहीं है कि हम आपको इंटरेस्ट पे कर सके या बोरोड फंड वापस कर सके, तो बैंक क्या करेगा, बैंक आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी ना वो जब्त कर लेगा। वो बोलेगा कोई बात नहीं सर, हम आपकी प्रॉपर्टी रख लेते हैं, आप हमें हमारे पैसे नहीं दे पा रहे, तो वो फ्री फंड में आपको खाने नहीं देगा कोई भी चीज़। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन होती है, यहाँ पे डिविडेंड की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है। हाँ एक चीज़ है कि अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, मतलब कंपनी ने बाकायदा बढ़ चढ़ के बोला है प्रेस में आके कि हाँ हम डिविडेंड इशू करेंगे, तो ऐसे में फिर आप पलट नहीं सकते, फिर वो ऑब्लिगेटरी हो जाता है क्योंकि आपने सबके सामने एक्सेप्ट कर लिया। अब जुबान की कोई कीमत तो होगी ना, बट जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते, जब तक आप डिसाइड नहीं करते, बोलते नहीं हो, तब तक आपके लिए कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है डिविडेंड पे करने की। रिस्क बेयरर की बात करें तो ये बोलते हैं ऑनर फंड सिक्योरिटी होल्डर्स आर प्राइमरी रिस्क बेयरर ऑफ द कंपनी। ये प्राइमरी रिस्क बेयरर होते हैं, मतलब देखिए ऑब्वियसली इन्होंने पैसे दिए हैं कंपनी को, और कंपनी अगर अच्छी चलेगी तो इनके पैसे डबल होंगे, कंपनी नहीं अच्छी चलेगी तो इनके पैसे डूब जाएंगे, मतलब इनको वापस तो कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि परमानेंट कैपिटल है। तो ऐसे में ये वो लोग हैं जो कि रिस्क बेयर करते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्क बेयर करते हैं, जबकि बोरोड फंड में ऐसा कुछ नहीं है, बेयरर कोई भी रिस्क बेयर नहीं करता क्योंकि बाकायदा उसको उसका इंटरेस्ट अमाउंट भी मिल रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल रहा है, तो उसको काहे का रिस्क है, उसको तो सारी फैसिलिटी मिल रही है ना जो मिलनी चाहिए कायदे से, बस। अच्छा चलिए, बस ऑनर और बोरोड फंड में यही डिफरेंस था। नेक्स्ट हमारा इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स का वो स्टार्ट हो गया। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको इसका एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया और ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो अच्छे से समझ में आ गए हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगेन एक पारिवारिक एग्जाम्पल हम लेंगे, ठीक है। बट प्लीज़ डू नॉट थिंक कि मैं यहाँ पे किसी को भड़काने का काम कर रही हूँ, मैं जस्ट बस एक बता रही हूँ जो एक परसेप्शन होता है ना इंडियन फैमिलीज़ के बारे में लोगों के मन में, बस वही बता रही हूँ। ओके, इमेजिन करो ये एक फैमिली की स्टोरी है जिसमें एक मम्मी है, एक बेटा है और एक बेटी है। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि माओ का बेटों से ज़्यादा प्यार होता है, वहीं पे बाप लोगों का बेटियों से ज़्यादा प्यार होता है। तो यहाँ माँ वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। सो एक माँ है, बेटा है, बेटी है। अब माँ सिर्फ 1000 रुपए ही बचा पाती है अपने पूरे इनकम का पार्ट, पूरे इनकम में से माँ सिर्फ 1000 रुपए ही बचा पाती है। बेटे को एज वेल एज बेटी को जाना था एक स्कूल ट्रिप पे। बेटा बेटी दोनों को ही जाना था एक स्कूल ट्रिप पे और उसकी फीस थी 1000 रुपीज। उसकी फीस कितनी थी? 1000 रुपीज। माँ है, बेटा है, बेटी है, बेटा और बेटी को दोनों को स्कूल ट्रिप पे जाना है। माँ के पास इस महीने सिर्फ इनकम का 1000 रुपया ही बचा है और दोनों जिद कर रहे हैं कि हमें जाना है ट्रिप पे, बट माँ कैन अफोर्ड ओनली 1 बच्चे की ट्रिप। तो माँ ने क्या किया, अपने
किसको भेजा होगा? लाडले को ट्रिप पे भेज दिया। अच्छा, मेरे सामने भी ऐसा बहुत बार हुआ है। मेरे स्कूल में देयर वाज दिस चाइल्ड, मेरे साथ ही बैठता था। उस स्कूल में ना हमारे बसेस में भी सिटिंग अरेंजमेंट होता था कि कौन किसके साथ बैठेगा। तो मेरे साथ एक बच्ची बैठती थी और एक बच्चा बैठता था जो बहुत छोटा था, 6th क्लास में था, व्हेन आई वाज इन 12th क्लास या 11th। सो एक दिन जब मैं और वो लड़का बैठे हुए थे साथ, तो आई स्टार्टेड आस्किंग हिम अबाउट हिज फैमिली एंड एवरीवन। तो ही टोल्ड मी कि मेरी फैमिली में पापा है, मम्मी है, एक बड़ी बहन है और मैं हूँ, ठीक है। सो मैंने बोला कि बहन क्या करती है, कॉलेज जाती है? तो ही सेड नहीं, वो भी स्कूल में है। मैंने बोला अरे सेम स्कूल में क्यों नहीं आ रहे? भाई बहन हो तो यूजुअली होता है ना कि सेम स्कूल में भेजते हैं पेरेंट्स। तो उसने मुझे बताया कि मैम दीदी, मेरी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सिर्फ एक बच्चे की DPS की फ़ीस अफोर्ड कर सकते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो मेरी फ़ीस अफोर्ड करेंगे और मेरी दीदी को किसी लोकल स्कूल में भेजेंगे। सो व्हेन ही टोल्ड मी दिस थिंग, तो मेरे को समझ में आया कि आज भी वो चीज़ है प्रेवलेंट हमारी सोसाइटी में कि बेटियों को ज़्यादा प्रेफरेंस ना देके बेटों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। बहुत सारी फैमिलीज स्टिल आज की डेट में सेम काम कर रही हैं। सो इससे क्या समझ में आता है कि आप प्रेफरेंस दे रहे हो एक को दूसरे के ऊपर। अब आप बोलेंगे मैम इस पूरे एग्जाम्पल में इक्विटी और प्रेफरेंस कहाँ से आया? तो देखिए, जो हमने एग्जाम्पल में बेटा लिया है, वो हमारा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। वहीं पे हमने जो एग्जाम्पल में बेटी ली है वो हमारी है इक्विटी शेयर होल्डर। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आएगी, कोई जिम्मेदारी उठानी है, ज्यादा जिम्मेदार कौन है ये कंसिडर कराना है, तो हमेशा बेटियों का नाम पहले आएगा। लेकिन कोई भी प्रिविलेज देना है, कोई भी प्रेफरेंस देना है तो बेटों का नाम पहले आएगा। सो कहने का मतलब क्या हुआ? बेटों को अक्सर बेटियों के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। सेम गोज फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमेशा कंपनी के सिनेरियो में ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इन कंपैरिजन टू हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स। बात आती है डिविडेंड देने की कि भैया प्रॉफिट आया है बहुत सारा, उसको डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले प्रेफरेंस वालों को दो, जो बचा होगा फिर हम इक्विटी वालों को देंगे। कंपनी वाइंडिंग अप स्टेज पे है, लिक्विडिटी हो रही है, कंपनी के सारे एसेट्स बेचे जा रहे हैं, लास्ट में जो पैसा बचा हुआ है पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दो, फिर अगर कुछ बचेगा तो इक्विटी वालों का नंबर आएगा। जैसे घर में कोई भी सामान पहले बेटों को दो, उनको संतुष्ट कर दो, अगर बचेगा तो बेटियों को दे देना, ऐसा। वैसे इतना सिनेरियो नहीं होता है आज की डेट में। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ज़्यादा टिपिकल वे में है, और मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोवोक नहीं कर रही हूँ। लड़कियाँ बिल्कुल ऐसे सर पे तलवार लेके खड़ी मत हो जाना, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिनेरियो चेंज हो चुका है, बट टू एन एक्सटेंट थोड़ा बहुत अभी भी चेंजेस की आवश्यकता है, और हम प्रेफरेंस और इक्विटी वालों को उसके रेफरेंस में बात करते हुए समझ रहे हैं। सो इक्विटी वालों को कम प्रेफरेंस दी जाती है इन कंपैरिजन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, बट इक्विटी वालों को ऑनरशिप में ज़्यादा वैल्यू दी जाती है क्योंकि उनके हाथ में वोटिंग राइट होता है। इस चीज़ पे हम अभी डिस्कशन करेंगे जब हम इधर आएंगे। चलिए इधर हम स्लाइड्स पे समझ लेते हैं पॉइंट्स को। देखिए यहां बात करें फर्स्ट उसकी, तो ये है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में ये बोलते हैं इक्विटी शेयर्स में द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली लो। आई होप तुम लोगों को फेस वैल्यू का मतलब पता होगा, अकाउंट्स में पढ़ा ही होगा। तो ये बोलते हैं इक्विटी शेयर्स में यूजुअली जो फेस वैल्यू होती है वो कम अमाउंट की होती है, ठीक है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, तो यहाँ पे जो फेस वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। फिर बात करते हैं डिविडेंड की, तो डिविडेंड में प्रायोरिटी पहले दी जाती है किसको? बाकी सबको। मतलब पहले तो देखो तुम्हारी जो आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं तुम वो पे ऑफ करोगे, फिर तुम्हारे पास प्रॉफिट का जो हिस्सा बचेगा जो तुम्हें डिविडेंड के रूप में बांटना है, उसमें से पहले तुम प्रेफरेंस शेयर्स को दोगे, शेयर होल्डर्स को दोगे पैसा, मतलब उनको डिविडेंड पहले दोगे। लेकिन जो बचा होगा अगर बचता है तो वो जाएगा लास्ट में इक्विटी वालों के पास। वहीं पे वोटिंग राइट की बात करें तो यहाँ इंडीड इक्विटी वालों को थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं कंपनी में नॉर्मल सिनेरियो में, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं मिलते हैं नॉर्मल सिनेरियो में। बट अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को
डिविडेंड पे नहीं करते हैं 2 साल या फिर उससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए, तो ऐसे सिनेरियो में इनको फिर आपको ज़बरदस्ती वोटिंग राइट देना पड़ता है। अट्रैक्शन की बात करें तो शेयर जो इक्विटी वाले हैं वो अक्सर वो लोग खरीदते हैं, वो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं और एडवेंचरस होते हैं थोड़े से। मतलब बेसिकली इनको यूँ होता है कि भैया हम रिस्क बेयर कर सकते हैं, तो ये जाते हैं इस चीज़ को लेने के लिए। लेकिन जो प्रेफरेंस वाले हैं वो थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं मेरी तरह से, जिनको यूँ होता है कि भैया एटलीस्ट कुछ तो मिलना चाहिए अगर हम कहीं इन्वेस्ट करें, और हमारे पैसे एकदम से डूब नहीं जाने चाहिए। तो थोड़े कंजर्वेटिव वाले इस तरफ जाते हैं, वेरस यहाँ पे थोड़े एडवेंचरस या फिर रिस्क टेकिंग जिनकी अच्छी होती है वो लोग आते हैं। रिस्क की बात करें तो ऑब्वियसली ये प्राइमरी रिस्क बेयरर्स होते हैं, क्योंकि देखो रिटर्न्स तुम्हें एज सच कुछ मैंडेटरी मिल नहीं रहा है। डिविडेंड तुम्हें तब मिलेगा जब कंपनी अनाउंस करने के बारे में सोचेगी, कंपनी देने के बारे में सोचेगी। उसके बाद पैसे वापस, वो भी उसकी भी कोई वो नहीं है। अगर कंपनी के पास बचेगा सब कुछ बेचने के बाद, सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद, तब तुम्हें जाके कुछ मिलेगा। तो जो प्राइमरी रिस्क बेयरर्स होते हैं वो ये होते हैं, और ये वहीं पे सेकेंडरी रिस्क बेयरर्स होते हैं, क्योंकि इनको फिर भी इक्विटी वालों के पहले मिल जाता है पैसा अगर बचता है तो। रिफंड ऑफ कैपिटल, इनको बोला जाता है कि भाई देखो तुम्हें रिफंड तभी दिया जाएगा अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद कुछ बचेगा। मैंने जैसे कि बताया वाइंडिंग अप पे पहले प्रायोरिटी क्या होती है, आउटसाइड लायबिलिटी सेट ऑफ करना, फिर उसके बाद प्रेफरेंस वालों को देना, उसके बाद तुम्हारा नंबर आता है। वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले रिफंड मिलता है इक्विटी वालों के कंपैरिजन में। रिडम्पशन की बात करें तो इक्विटी शेयर्स आर नेवर रिडीम्ड और पेड बैक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जब तक कंपनी चल रही है, इट्स अ परमानेंट कैपिटल, तो ये हमेशा चलती रहेगी, कोई रिडम्पशन वाला सीन नॉर्मल सिनेरियो में नहीं होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स मे बी रिडीम्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स्ड पीरियड। कई बार ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं जो रिडीमेबल होते हैं, उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद उसे रिडीम कर दिया जाता है, मतलब वापस कंपनी शेयर्स ले लेती है और पैसे वापस कर देती है इंसान को। नेक्स्ट हमारा शेयर्स एंड डिबेंचर्स का डिफरेंस है। इक्विटी और प्रेफरेंस में बस यही कुछ पॉइंट्स थे। फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग मिस ना कर दें कोई भी पॉइंट अपने पेपर में। लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। चलिए नाउ लेट्स मूव टू दिस नेक्स्ट शेयर्स और डिबेंचर्स वाला डिफरेंस। आई होप आपको इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, शेयर्स एंड डिबेंचर्स को हम समझेंगे पहले एग्जाम्पल की मदद से। सो यहाँ आ जाइए। फर्स्ट से एक लड़का था, ठीक है, जिसका नाम है क्या नाम रखे हम इसका, आकाश। कल ही मैं पार्टी में अपनी फ्रेंड के बेस्टी से मिली हूँ, उसका नाम आकाश था, तो लेट्स टेक हिज एग्जाम्पल। सो आकाश की कंपनी को ऑनर्स फंड उठाना था, ठीक है। आकाश की कंपनी को अपनी कंपनी रन करने के लिए ऑनर्स फंड उठाना था। उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि यार इतना सारा कैपिटल तो एक इंसान कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, इतना सारा कैपिटल एक इंसान तो नहीं दे पाएगा, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इस कैपिटल को छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं और इंडिविजुअल इंसानों को कुछ पार्ट्स दे दूं। सो इसने जो सोचा कि कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, उन छोटे पार्ट में से जो एक सिंगल पार्ट होगा उसको हम नाम देते हैं शेयर का। कहने का क्या मतलब हुआ कि भाई एक इंसान पूरा कैपिटल तो नहीं दे सकता, तो लेट्स डू वन थिंग, कैपिटल को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और इंडिविजुअल इंसानों को कुछ कुछ पार्ट्स बांट देते हैं। लाइक 300 शेयर्स तुम ले लो, 200 शेयर्स तुम ले लो, 400 शेयर्स तुम ले लो, तुम मिला के जो तुम मुझे दे रहे हो वो मेरा कैपिटल बनेगा। सो ऑनर्स फंड में एक्सेप्ट द रिटेन अर्निंग्स, आकाश ने क्या किया, कैपिटल के लिए बेसिकली अपने पूरे अमाउंट को छोटे छोटे पार्ट्स में बाइफिकेट कर दिया और इंडिविजुअल पार्ट को क्या बोला, शेयर बोला। ये था नॉर्मल ऑनर्स फंड जब ले रहा था वो। याद रखिएगा ऑनर्स फंड में रिटेन्ड अर्निंग भी आती है, बट अभी यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग के बारे में बात नहीं हो रही है। अब दूसरा एग्जाम्पल, आकाश के साथ
एक और दोस्त था जिसका नाम था क्या नाम रखें इसका, नील, आकाश नील, मिलता जुलता नाम है, ठीक है। तो नील की कंपनी भी क्या कर रही थी, एक्सपैंड करने के बारे में सोच रही थी, तो उन्हें भी फंड्स की आवश्यकता थी, पर ये ऑनर्स फंड के टूवर्ड्स ना जाके बोरोड फंड के टूवर्ड्स जाना चाहते थे, और इनकी भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो इनको भी समझ में आ गया कि एक सिंगल इंसान इतना लोन तो हमें दे नहीं पाएगा, तो क्या किया जा सकता है। इन्होंने बोला लेट्स डू वन थिंग, इस पूरे अमाउंट को हम क्या कर देते हैं, बाइफिकेट कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, एंड हर एक इंडिविजुअल पार्ट विल बी कॉल्ड एज डिबेंचर। आप सभी को पता है ना डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर्स बेसिकली लोन का पार्ट होते हैं, हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। डिबेंचर्स में सेम ऑब्लिगेशंस होती हैं जैसे लोन्स में होती हैं कि भाई आपको क्या करना है होता है, सामने वाले इंसान को उसका प्रिंसिपल अमाउंट तो रिटर्न करना ही होता है, उसके साथ साथ उसे इंटरेस्ट भी देना होता है। तो डिबेंचर्स को हमेशा लिखने का तरीका क्या होता है, 9% डिबेंचर्स। बोले तो डिबेंचर्स का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो तुम वापस करोगे, इसके ऊपर 9% के रूप से तुम इसके इंटरेस्ट भी पे करोगे, ठीक है। तो बोरोड फंड्स में एक ऑब्लिगेशन होती है, दो ऑब्लिगेशंस होती हैं एक्चुअली, कि आपको आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो रिटर्न करना ही पड़ता है, उसके साथ साथ यू हैव टू गिव इंटरेस्ट अमाउंट ऑल्सो। बट यहाँ पे हमारे मेन प्रायोरिटी वो नहीं है, हमारी प्रायोरिटी है शेयर्स और डिबेंचर्स को समझना। तो शेयर ऑनर्स फंड की कैपिटल का वो हिस्सा है जो कि इंडिविजुअली इंसान किसी को दे के उससे कैपिटल कलेक्ट कर सकता है। जब हम ऑनर्स फंड की कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इंडिविजुअल पार्ट को हम शेयर बुलाते हैं। आकाश ने यहाँ पे अपनी कंपनी के लिए ऑनर्स फंड जुगाड़ने की बात करी थी रिटेन अर्निंग को छोड़ के, और कैपिटल का उसको छोटा छोटा पार्ट किया क्योंकि उसका मानना ये था कि पूरी कैपिटल एक इंसान कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। छोटे पार्ट्स में इसने जैसे ही शेयर्स में डिवाइड किया, 10 मतलब ऐसे 10,000 शेयर्स बन गए, तो इसने इंडिविजुअल्स को 2-2 हज़ार शेयर्स के नाम पे 5 लोगों को बांट दिया, ठीक है। वहीं पे नील चाहता था कि मैं बोरोड फंड उठाऊं, तो उसने क्या किया, उसको ये समझ में आ गया कि मुझे जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट से इसको 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, इसने ठान लिया कि भैया इतना एक साथ मुझे एक इंसान तो नहीं दे पाएगा। तो इसने क्या किया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, 1000 रुपए के डिबेंचर्स बनाए, और 1000 रुपए के डिबेंचर्स फिर इंडिविजुअली मार्केट में सप्लाई करे और लोगों ने खरीद लिए, और फिर ये उनको बोरो मतलब उनका प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर अ सर्टेन टाइम पे करेगा, एंड एट द सेम टाइम इंटरेस्ट भी रेगुलरली पे करता रहेगा। शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या फ़र्क समझ में आया तुम्हें? शेयर्स और डिबेंचर्स में ये फ़र्क है कि ऑनर्स के कैपिटल का अगर डिवीजन होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो इंडिविजुअल पार्ट को हम बोलते हैं शेयर। बट वहीं पे बोरोड फंड जैसे कि लोन वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह, उनका जो डिवीजन होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, उसे हम बोलते हैं डिबेंचर्स, ठीक है। बात बिल्कुल सेम है, बस वो ऑनर्स फंड से रिलेटेड हो जाती है, ये थोड़ी सी बोरोड फंड से रिलेटेड हो जाती है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे पॉइंट्स पे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट शेयर्स और डिबेंचर्स में लिखा हुआ है नेचर। शेयर्स में बोलते हैं शेयर्स आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ ऑनर्स फंड, शेयर्स को हम ऑनर्स फंड का हिस्सा मानते हैं। बट वहीं पे डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर्स आर पार्ट ऑफ बोरोड फंड, ठीक है। नोन एज स्टेटस, शेयर होल्डर्स आर नोन एज ऑनर्स ऑफ द कंपनी। जो भी इंसान शेयर्स परचेज करता है उसको हम शेयर होल्डर बोलते हैं, बिकॉज ही इज होल्डिंग शेयर्स, एंड एट द सेम टाइम वो कंपनी के ऑनर्स कहलाए जाते हैं क्योंकि मालिकाना अधिकार उनके पास आ जाता है, क्योंकि उनके पैसे लगे हुए हैं बिजनेस में। वहीं पे डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाए जाते हैं। इन्होंने कंपनी को उधार दिया है, क्रेडिट दिया है, दैट्स वाई इनको क्या बुलाया जाता है, क्रेडिटर्स बुलाया जाता है। और डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर तो तुम्हें समझ में आता है ना, जो शेयर्स होल्ड करता है शेयर होल्डर, जो डिबेंचर्स होल्ड करता है डिबेंचर होल्डर्स। अंडरस्टूड। वोटिंग राइट की बात करो तो ये बोलते हैं शेयर होल्डर्स गेट वोटिंग राइट्स, शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो ऑनर्स फंड लेके बैठे हुए हैं। अब भाई जो कंपनी का ऑनर होगा, जो कंपनी का मालिक होगा, उसके पास वोटिंग राइट तो होंगे ना, वो डिसीजन मेकिंग में तो पार्टिसिपेट करेगा ही ना ऑब्वियसली।
वहीं पे डिबेंचर्स की बात करें तो ये बोलते हैं डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट गेट वोटिंग राइट्स। डिबेंचर होल्डर्स को उनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिलेगा, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलेगा, उसके ऊपर तुम वोटिंग राइट भी चाहते हो हम उन्हें दे, नहीं हो पाएगा ये तो इन लोगों को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। कंट्रोल की बात करो तो यस, कंपनी का जो कंट्रोल होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में ही होता है, जबकि डिबेंचर होल्डर्स हैव नो कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है कंपनी के अफेयर्स पे। अंडरस्टूड? चलिए, राइट टू रिटर्न की बात करें तो ये बोलते हैं शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव नो राइट टू गेट रेगुलर रिटर्न इन केस ऑफ लॉस। कंपनी लॉस में चले जा रही है और शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं हमें डिविडेंड दो। नॉट पॉसिबल। डिविडेंड सिर्फ उसी सिनेरियो में होता है जहां कंपनी के पास प्रॉफिट हुआ हो कंपनी को इस साल, या पुराने प्रॉफिट्स पड़े हों बहुत सारे जो हम पे कर सकते हैं, तो कंपनी डिसाइड करती है कि मुझे डिविडेंड देना है कि नहीं देना है। ये कंपनी का सोल डिस्क्रिप्शन होता है। ये नहीं है कि मैंडेटरी है कि कंपनी को डिविडेंड देना ही पड़ेगा, कभी भी ऐसा नहीं होता। मैंडेटरी चीज है ही नहीं है कि कंपनी डिविडेंड दे। लेकिन ऑन द अदर साइड व्हेन इट कम्स टू डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स पे आपको इंटरेस्ट पे करना एंड एट द सेम टाइम उसका जो पैसा होता है प्रिंसिपल अमाउंट वो भी वापस करना मैंडेटरी होता है। The debenture holders have legal right to get regular amount of interest even when the company is not earning profit. Even if company losses में चल रही है तब भी तुम्हें इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। सिक्योरिटी की बात करो तो यहाँ ये बोलते हैं नो असेट्स ऑफ द कंपनी आर मॉर्टगेज एज सिक्योरिटी अगेंस्ट द इशू ऑफ शेयर्स। कोई भी असेट को आपको मॉर्टगेज नहीं करना पड़ता सिक्योरिटी के रूप में जब शेयर्स इशू होते हैं। भाई देखो, ये ऑनर्स फंड है, इसमें कोई सिक्योरिटी वाली बात ही नहीं आती है। बट व्हेन इट कम्स टू दिस बोरोड फंड, क्योंकि ये लोन के रूप में लिया जा रहा है, उधारी के रूप में लिया जा रहा है, जो इंसान आपको उधारी देगा वो हमेशा इंश्योर करेगा कि उसे उसका पैसा वापस मिले, जिसके लिए वो सिक्योरिटी चाहेगा ही चाहेगा। तो सिक्योरिटी के कारण वो आपका कोई ना कोई असेट मॉर्टगेज ज़रूर करवाना चाहेगा। तो डिबेंचर्स के केस में सिक्योरिटी के लिए मॉर्टगेज रखा जाता है, वेयरएज हमारे शेयर्स के केस में ऐसा नहीं होता। रिडम्पशन की बात करें, एक्सेप्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नो अदर शेयर्स आर रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है रिडीम किया जा सके, जिसे वापस दिया जा सके और पैसे वापस लिए जा सके। सो प्रेफरेंस शेयर्स में एक वैरायटी होती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उसको छोड़ के बाकी कोई भी और शेयर ऐसा नहीं होता जो रिडीमेबल नेचर का होता है। इनको सिर्फ वाइंडिंग अप पे ही पे बैक किया जाता है, वो भी तब जब सारे क्लेम्स हमारे सेटल हो गए हैं। बोले तो अगर मान लो कंपनी की लाइबिलिटीज थी 4000 की, कंपनी के पास असेट्स थे 5000 के, तो 5000 के हमने असेट्स बेच दिए, तो वहां से हमने 4000 की लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया, हमारे पास 1000 रुपया बचा। अगर मान लीजिए ऐसे में डिबेंचर होल्डर्स बचते हैं तो पहले उनको पे करेंगे, नहीं बचे तो प्रेफरेंस शेयर्स बचे हुए हैं उनको पे करेंगे, वो भी नहीं है उनका भी हो गया भुगतान, तो जाके इक्विटी वालों का नंबर आता है। तो इस सीक्वेंस में चलती है, प्रायोरिटी सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को दी जाती है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, एंड देन इक्विटी वालों का नंबर आता है। But when it comes to debentures, debentures are generally redeemed on the expiry of a fixed period of time. अगर मान लीजिए debentures पहले से ही बोले हुए हैं 11 साल के लिए हैं redeemable, तो 11 साल बाद वो डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे, कंपनी आपको पैसे दे देगी वापस और आप कंपनी को उनके डिबेंचर्स वापस कर देंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? लास्ट पॉइंट है इसमें, शेयर होल्डर्स आर द प्राइमरी रिस्क बेयरर्स ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली जो इंसान कंपनी में बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के इन्वेस्ट कर रहा है उसको कोई भी फिक्स्ड रिटर्न नहीं मिलने वाला है, उसको उसके कैपिटल का भी पे बैक मतलब वापस आने का कोई ऐसा श्योर वो नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में रिस्क ही तो बेयर कर रहे हैं वो भयंकर तरीके से। वही बात करें डिबेंचर्स की, देयर इज अ मिनिमम रिस्क इन केस ऑफ डिबेंचर्स। मिनिमम रिस्क होता है डिबेंचर्स के केस में, क्यों? क्योंकि जिस भी इंसान ने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया है, ऐसा मान के रखिए उसको पैसे अपने वापस मिलेंगे डिबेंचर्स के, एंड एट द सेम टाइम उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, तो रिस्क काहेगा हुआ? ये तो फिक्स डिपॉजिट जैसा हो गया कि भैया जितना पैसा तुमने अकाउंट में रखवाया था उतना तो तुम्हें वापस मिलेगा, एट द सेम टाइम तुम्हें कैश भी मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में, मतलब अलग से जो पैसा होगा वो भी मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में। ठीक है, सो ये लास्ट पॉइंट है हमारा शेयर्स और डिबेंचर्स के डिफरेंसेस का। फटाफट आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिफरेंस पे।
ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसका भी वो ले लो स्क्रीनशॉट। एंड देन दिस इज द लास्ट पॉइंट, इसका भी लगे हाथ स्क्रीनशॉट ले ही लो, ठीक है। सो ये एक और डिफरेंस बिटवीन पढ़ लिया है हमने इस चैप्टर में। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, दिस इज पब्लिक डिपॉजिट और लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ओके, पब्लिक डिपॉजिट और लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है? देखिए, एक कंपनी को जब पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो उसके पास बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे इकट्ठा करने के लिए, राइट? एक तरीका ये होता है कि वो बैंक के पास जाए और बैंक को बोले कि मुझे लोन दे दीजिए, मुझे क्या करिए, लोन दे दीजिए। बैंक उससे बोलेगा कि आपके पास कुछ घर, पैसा, मकान कुछ है क्या जिसके भरोसे मैं आपको लोन दे दूं? तो वो बोलेगा हाँ हमारी एफडी है इतने मतलब लाखों की, या हमारे पास घर है, प्रॉपर्टी है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी वो मॉर्टगेज करेगा, उसके बदले में बैंक उसे क्या कर देगा, लोन दे देगा, ठीक है। बैंक उसे क्या करेगा, लोन दे देगा। दैट वाज फर्स्ट इंस्टेंस। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि ये जाए नॉर्मल पब्लिक के पास और उन्हें बोले कि जैसे आप अपने पैसे बैंक्स को देते हो फिक्स डिपॉजिट्स कराने में, मतलब यूजुअली हम लोग करते हैं ना कि हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो हम क्या करते हैं, बैंक में रख देते हैं, फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं उसका, और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहता है और हमें बेनिफिट आता रहता है, यही होता है ना यूजुअली। सो आपने यहाँ पे क्या किया, कंपनी ने लोगों को ऑफर दिया कि जिस प्रकार से आप बैंक को डिपॉजिट्स देते हो उनको ना दे के हमें दे दो, मतलब तुम अपने पैसे हमारे पास रखवाओ, इतने सालों के लिए रखवाओ, हम तुम्हें ऊपर से इंटरेस्ट भी देते रहेंगे और उतने सालों बाद तुम्हारे पैसे भी रिटर्न कर देंगे। तो इंस्टेड ऑफ तुम बैंक के पास डिपॉजिट रखो, तुम कंपनी के पास डिपॉजिट रखो। सो कंपनी ने इन लोगों को ऑफर दिया, इनको ये ऑफर बहुत पसंद आया क्योंकि इसमें इनको इनका प्रिंसिपल अमाउंट भी आफ्टर सर्टेन ईयर्स वापस मिल रहा था, प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट भी मिल रहा था। सो अगेन कंपनी को इन लोगों ने क्या कर दिया, पैसा दे दिया। दोनों ही सिनेरियो में कंपनी को पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। जिससे कंपनी को एक्सपेंशन करना है तो वो एक्सपेंशन कर ले, जिससे कंपनी को कुछ और करना है वो कर दे। गौर से सुन लो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एक कंपनी है जिसको पैसे की आवश्यकता है, तो एक सिनेरियो में वो क्या करा, बैंक के पास गया, बैंक को बोला लोन दे दो, बैंक ने देखा, सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाया कुछ कोलैटरल पे, एंड देन लोन दे दिया। दूसरे इंस्टेंस में अगर ऐसा माने हम कि बैंक ने इनको लोन नहीं दिया तो इनके पास और क्या ऑप्शन बचता है, तो ये गए नॉर्मल जनता के पास, और नॉर्मल जनता को इन्होंने बोला कि जैसे तुम बैंक्स में डिपॉजिट रखवाते हो वैसे ही तुम एक काम करो, बैंक्स में डिपॉजिट ना रखवा के हमारे यहाँ डिपॉजिट रखवाओ, 7 साल के लिए रखवाओ, 7 साल बाद तुम्हारा ये जो मतलब अमाउंट होगा वो तुम्हें हम कैश में दे देंगे, उसके अलावा 7 सालों तक हम तुम्हें इंटरेस्ट भी पे करते रहेंगे। तो ये हो गया दूसरा सिनेरियो जिसमें इन्होंने नॉर्मल जनता से पैसे उठाए डिपॉजिट्स के रूप में। यहाँ पे जो पहले वाला है ये है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, पहला वाला जो केस है वो है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, जबकि ये वाला सिनेरियो जो है ये है पब्लिक डिपॉजिट्स वाला सिनेरियो। कुछ नहीं है, दोनों में ही उधारी ली जा रही है कंपनी द्वारा, दोनों ही सिनेरियो में कंपनी द्वारा उधारी ली जा रही है, क्रेडिट पे पैसे लिए जा रहे हैं। बस ये है कि पहले वाले सिनेरियो में हम पैसे ले रहे हैं बैंक से, वहीं पे दूसरे वाले सिनेरियो में हम पैसे ले रहे हैं नॉर्मल जनता से, पब्लिक से, और क्योंकि पब्लिक इन्वॉल्व होती है और उनके द्वारा पैसे रखवाए जाते हैं तो इसे हम पब्लिक डिपॉजिट्स का नाम दे देते हैं। नॉर्मल डिपॉजिट जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है बैंक में, वैसे ही अगर हम किसी कंपनी में अपने पैसे रखवाते हैं बैंक की तरह ही और हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है, उसे हम पब्लिक डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। तो आपने रेकरिंग डिपॉजिट सुना होगा, आपने फिक्स डिपॉजिट सुना होगा, आपने सेविंग डिपॉजिट सुना होगा, डिपॉजिट नहीं सेविंग अकाउंट सुना होगा, बट पब्लिक डिपॉजिट भी एक चीज़ होती है जो कि बैंक से थोड़ा हटके होती है, नॉर्मल कंपनीज के पास होती है, ठीक है। सो ये है दोनों डिफरेंसेस इसके बीच में। यहाँ आ जाइए, फर्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी की।
सिक्योरिटी में बोलते हैं कि पब्लिक डिपॉजिट्स में नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, कोई सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं होती। बट व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल बैंक से लोन लेना, बैंक लोन्स जनरली रिक्वायर सिक्योरिटी। बैंक वाले कभी भी आपको बिना सिक्योरिटी के लोन नहीं देते हैं। ईदर दे वांट दिस फिक्स डिपॉजिट, या फिर उनको चाहिए होता है कि भाई आप अपना कोई प्रॉपर्टी या फिर कुछ ऐसा असेट रखवाओ उनके पास मॉर्टगेज के रूप में, या फिर कह सकते हैं कोलैटरल के रूप में। जो पब्लिक डिपॉजिट की टर्म्स हैं वो गवर्न की जाती हैं कंपनीज एक्ट द्वारा। मतलब जो हमारा कंपनीज एक्ट है 2013, उसमें पब्लिक डिपॉजिट के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रोविजंस मेंशन्ड हैं, ठीक है। तो वो सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, उनके द्वारा ही पब्लिक डिपॉजिट का जितना सिनेरियो होता है वो गवर्न किया जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, ये चलता है बैंक लोन बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर। जो आरबीआई अलग अलग बैंक्स के लिए वो बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। आपको पता ही होगा इस चीज़ के बारे में, तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है दैट इज आरबीआई, वो पूरे बैंक्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस ड्राफ्ट करके देता है कि कौन कैसे परफॉर्म करेगा, कौन कैसे वर्क करेगा, कैसे क्या चलेगा, राइट। बस वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि बैंक के मतलब जो बैंक लोन देता है वो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के एम्बिट के अंदर देता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये कंपैरेटिवली लो होता है, वेयर एज ये वाला थोड़ा सा हाई होता है। आपको पता ही है जब भी बैंक वाले लोन देते हैं 14-15 तो मिनिमम इनका वो होता है इंटरेस्ट रेट, तो काफ़ी हाई रेट्स पे देते हैं, जबकि पब्लिक डिपॉजिट कंपैरेटिवली कम रेट पे मिल जाते हैं। क्योंकि तुम ऐसा देखो, बैंक तुम्हें 14-15% पे लोन दे रहा है, ठीक है, बट वहीं पे बैंक जब डिपॉजिट्स रखवाता है फिक्स डिपॉजिट वगैरह, उसका कितना चल रहा है मैक्सिमम 6.25। अब मैक्सिमम बोलूँ तो आज की डेट में IDFC वाले जो हैं स्पेशली वो दे रहे हैं 7.25, दैट्स देयर मैक्स। और मैंने अभी तक और कोई बैंक ऐसा देखा नहीं है जो इससे ऊपर दे रहा हो, इसके आसपास दे रहा हो वो तो उतना देखा है, ठीक है। तो इतना बैंक इंटरेस्ट देते हैं इंसान को अगर आप वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट कराते तो गैप देख रहे हो। पब्लिक डिपॉजिट में हद से हद तुम्हें कितना मिल जाएगा, 10% है ना, 12%, पर फिर भी वो लोन के कंपैरिजन में तो कम ही होगा ना। सो यही बात आ जाती है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कंपैरेटिवली लो होता है वहाँ और यहाँ पे ज़्यादा होता है। पीरियड की बात करें तो पब्लिक डिपॉजिट्स आर अवेलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years, 3 साल तक के लिए पब्लिक डिपॉजिट्स किए जाते हैं। ये इसकी सबसे स्पेशल बात होती है जो कई बार MCQs में भी पूछी गई है कि भाई ये बताइए कि पब्लिक डिपॉजिट का ड्यूरेशन क्या होता है, तो इट्स 3 years, वेयरएज बैंक लोन्स शॉर्ट टर्म्स के लिए भी देता है, मीडियम टर्म्स के लिए भी देता है। सुटेबिलिटी की बात करें तो ये बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स आर सुटेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर कंपनीज विद गुड रेपुटेशन एंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग। मैंने एक नई कंपनी खोली, मैंने जनता को ऑफर दिया कि आइए मेरे पास पब्लिक डिपॉजिट्स करिए। जनता बोलेगी रहने दो भाई, हम तुम्हें जानते नहीं है, ऐसे ही थोड़ी ना पैसे लगा देंगे। मतलब तुम खुद सोच के देखो, अगर मैं कल की डेट में ऐसी एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं बोलती हूँ स्टूडेंट्स आज तक मैंने तुम्हें इतने अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है, अब तुम्हारा फ़र्ज़ है मुझे गुरु दक्षिणा देने का, तो मैं कंपनी खोल रही हूँ, मुझे पब्लिक डिपॉजिट चाहिए, तो क्या तुम दोगे भाई? तुम मुझे कितना ही जानते हो, वीडियोज़ के थ्रू जितना जानते हो, अब इतने से चलते हुए तुम मुझे अपने पैसे दे दोगे, हार्ड अर्न मनी दे दोगे। वैसे तो तुम्हारे पैसे होंगे ही नहीं, वो अभी तुम्हारे पेरेंट्स के होंगे, बट वो दे दोगे क्या? नहीं दोगे, राइट। तो थोड़ा सा लोग ना हिचकिचाते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स में वो करने के लिए, तो वो सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिनका ऑलरेडी नाम बना हुआ है। जैसे अंबानी, अगर वो कल की डेट में लेके आते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स तो लोग बाग देंगे उन्हें पैसा, क्योंकि उन्होंने वो रेपुटेशन बिल्ड की है मार्केट में। वहीं पे माल्या आ गया कि भैया आओ मेरे यहाँ पे इन्वेस्ट करो, दूर दूर तक कोई नहीं दिखेगा वहाँ पे। तो वही है कि जो अच्छी रेपुटेशन वाली कंपनीज होती हैं सिर्फ उन्हीं को ही फाइनेंस मिल पाता है ऐसे। सुटेबल फॉर ऑल एंटरप्राइजेस, लोन्स तो भैया कोई भी ले सकता है, जिसके पास सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में रखवाने के लिए कोई भी असेट है वो लोन ले सकता है। सीक्रेसी की बात करें तो पब्लिक डिपॉजिट में कोई सीक्रेसी नहीं होती। सीक्रेसी अबाउट बैंक लोन कैन बी मेंटेन, यहाँ सीक्रेसी मेंटेन करी जा सकती है, नॉट नेसेसरी हमेशा करनी पड़ती है, बट यहाँ की जा सकती है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, 6 पॉइंट्स थे डिफरेंसेस के, यहाँ पे फटाफट देख लीजिए। ये भी ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट।
एंड दैट्स इट। यहाँ पे आपके इस चैप्टर के सारे डिफरेंसेस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में जो हमने डिफरेंस बिटवीन पढ़े हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर्स, डिबेंचर्स का डिफरेंस, बिटवीन ऑनर्स फंड, बोरोड फंड का डिफरेंस, क्योंकि ये सारे ना आगे चल के बहुत पूछे जाते हैं। लाइक स्पेशली तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मार्केट की बात करो, नेक्स्ट ईयर ही तुम्हें 12th में देखने पड़ेंगे ऐसे चैप्टर्स, वहाँ पे ये सारी कॉन्सेप्ट्स आएंगी। उसके अलावा तुम बिजनेस अकाउंटेंसी में पढ़ते हो शेयर्स और डिबेंचर्स वगैरह के बारे में। इवन आफ्टर दैट CA, CS, CMA कुछ भी तुम करोगे, हर जगह तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। LLB में कंपनीज एक्ट पढ़ाया जाता है, वहाँ पे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें अभी से क्लियर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी डाउट रह गया है बिंदास तरीके से कमेंट सेक्शन में पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, वहाँ जाके तुम क्लिक करके देख सकते हो उसे। एंड तुम्हें बुक्स और ई बुक्स चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म का लिंक है, वो उसको जाके भर दो। उसके बाद मैग्नेट ब्रेन्स के पास तुम्हारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी एंड दिल कॉल यू एंड दिल टेल यू कि कैसे तुम बुक्स और ई बुक्स ले सकते हो। यहाँ पे 100% फ्री एजुकेशन ना सिर्फ यूट्यूब पे मिल रहा है बल्कि वेबसाइट पे भी मिल रहा है, और अब तो एप्लीकेशन भी है मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से। सो किसी भी ज़रिए से आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, जो भी तुम्हें लाइक इंटरेस्ट का वो लगे उसके अकॉर्डिंग। ये सारे कोर्सेज हैं जो तुम लोगों के लिए बने हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ बनेंगे, ठीक है। और इसके साथ और भी एडिशनल पता नहीं कितने ऐड होंगे। जितना प्यार देते जा रहे हो उतना प्यार देते रहना, तो ऐसे ही हम भी कुछ ना कुछ देते ही रहेंगे अपनी तरफ से। सो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।